हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीखने के सिद्धांत के बारे में। सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। लर्निंग क्या थी और कौन से फैक्टर्स लर्निंग को प्रभावित कर रहे थे, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि सीखने के सिद्धांत क्या हैं। सीखने के जो सिद्धांत हैं ये एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जिसके द्वारा जो सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या है वो की गई है। ठीक है, और उस व्याख्या में जो उस एक्सप्लेनेशन में आपको 3 चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे कि व्यक्ति जो है वो क्यों सीखता है, ठीक, कैसे सीखता है, ठीक, और क्या सीखता है। आप इन 3 चीज़ों के बारे में, सीखने की जो थ्योरी है उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सीखने के सिद्धांत हैं वो बहुत सारे हैं, है ना। जो कनेक्टिसिज्म की थ्योरी है, संबंधवाद का सिद्धांत है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, समीपता का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, और लेविन का क्षेत्र सिद्धांत है, बंडूरा का सिद्धांत है, मैस्लो की थ्योरी है, रॉगर्स की थ्योरी है, ब्रूनर की थ्योरी है, आसुबेल की थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी हैं, ठीक। और अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें तो भाई सारी थ्योरीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और अगर हम अलग अलग आपके कोर्सेज़ की बात करें तो कुछ थ्योरीज़ बीएलएड में हैं, कुछ बीएड में हैं, कुछ एमएड में हैं, कुछ एमए में हैं। लेकिन अगर हम सिलेबस से अपने मतलब आप उसको हटा दीजिए कि आपके सिलेबस में क्या है, तो जितनी भी थ्योरीज़ हैं सारी थ्योरीज़ इम्पॉर्टेंट हैं हर तरीके से। आपके नेट के पेपर के लिए, आपके टेट के पेपर के लिए, सुपर टेट के पेपर के लिए, सारे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक। तो आज हम बात करते हैं थ्योरीज़ के बारे में। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली है एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस थ्योरी। स्टिमुलस को कहते हैं उद्दीपन और रिस्पॉन्सेस को क्या कहते हैं, अनुक्रिया, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आती है जिसको आप स्टिमुलस कह सकते हैं, ठीक है, तो उसका जब कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसके सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सेज आएंगी। जैसे कि हमारा फ्रेंड है वो कहेगा नहीं ऐसे कर लेते हैं, दूसरा फ्रेंड कहेगा नहीं ऐसे कर लेते हैं, तीसरा फ्रेंड कहेगा इस तरीके से कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम एक है, उद्दीपन है, उसके लिए अनेक अनुक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है। तो इसमें से हम उस अनुक्रिया को, उस रिस्पॉन्स को फाइनल करते हैं जो हमें लगता है कि बिल्कुल सही है ना, और उससे समस्या का जो समाधान है वो हो जाएगा, ठीक। और जितने भी आगे आने वाले प्रयास हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सही सही अनुक्रिया करने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उस प्रॉब्लम और उस सॉल्यूशन के बीच में, उस स्टिमुलस और उस रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशन बन जाता है, एक कनेक्शन बन जाता है ना। जैसे कि जब भी जो वो प्रॉब्लम होगी तो ये सॉल्यूशन लगाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में क्या बना, एक कनेक्शन बन गया, एक रिलेशन बन गया। इसे क्या कहा गया है, इसे सीखने की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब बहुत से मनोवैज्ञानिकों का विचार ये भी है कि ये जो कनेक्शन है ये रीइंफोर्समेंट के आधार पर होता है। बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिला कि नहीं मैंने ये सॉल्यूशन दिया था और सही हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये जो रीइंफोर्समेंट मिला, इस वजह से संबंध स्थापित हुआ, ठीक। कुछ लोग कहते हैं कि अनुक्रिया करने के बाद जब किसी प्रकार का पुनर्बलन मिलता है तो उसका एक सेटिस्फाइंग इफ़ेक्ट व्यक्ति पर पड़ता है और वो क्या करता है कि उस रिस्पॉन्स के साथ उस स्टिमुली का संबंध स्थापित कर लेता है और कनेक्शन कर लेता है। इस तरीके से वो सीख जाता है। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको स्टिमुलस रीइंफोर्समेंट थ्योरी की भी संज्ञा दी गई है, या फिर हम इसे इफ़ेक्ट थ्योरी भी कहते हैं कि भाई इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक, तो इस वजह से हमने ये चीज़ सीख ली, ठीक है। तो उद्दीपन अनुक्रिया का जो ये सिद्धांत है, ये इसमें संबंध पुनर्बलन के आधार पर नहीं, समीपता के आधार पर होता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीइंफोर्समेंट वर्क नहीं कर रहा है, बल्कि ये हो रहा है कि हम बार बार जब वही चीज़ कर रहे हैं तो उससे एक समीपता
स्थापित हो गई है, इस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक, तो ये भी होता है। इसे हम स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज नॉन रीइंफोर्समेंट कहते हैं। किसने किसने कहा है? गथरी हैं, वॉटसन हैं, ये लोग हैं, इन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी हैं। तो थ्योरीज़ बहुत सारी हैं, सबने अपने अपने हिसाब से थ्योरीज़ के बारे में बताया है। ठीक है, थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो है बेसिकली संबंधवाद की, जो कनेक्टिनिज्म की थ्योरी है वो है किसकी? थॉर्नडाइक की है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई स्टिमुलस यानी उद्दीपन प्राणी के समक्ष उपस्थित होता है तब वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्सेस का सही होना, सेटिस्फाइंग होना, अगर वो सही होता है, सेटिस्फाइंग होता है, तो उसका कनेक्शन किससे हो जाता है? उस पर्टिकुलर स्टिमुली से हो जाता है, उस उद्दीपन से हो जाता है, जिसके कारण जो है वो प्रतिक्रिया होती है। ठीक, तो इसीलिए ये क्या है? कनेक्शन बन रहा है ना, इसीलिए इसको कनेक्शन भी कह सकते हैं आप, बॉन्ड भी कहते हैं, इसीलिए एसआर बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। ठीक, तो जो अधिगम करता है यानी जो लर्नर के परिणामों से संतुष्ट होने पर जब वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि नहीं एकदम सही रिजल्ट्स मिले हैं, तो वो उनके बीच में संबंध बना लेता है, एक बंधन बना लेता है, और तब उस विशेष उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर वो क्या करता है? जब भी कोई वही प्रॉब्लम आती है तो वो वही रिस्पॉन्स करता है, और इस तरीके से उस स्टिमुलस और उस रिस्पॉन्स के बीच में बॉन्ड बन जाता है। इसी को सीखना कहा गया है और इसी को कनेक्टिनिज्म कहा गया है, संबंधवाद या बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। ठीक, ये सिद्धांत कहता है कि ये जो सीखना है ये ट्रायल और एरर का परिणाम है, त्रुटि और प्रयास व त्रुटि का परिणाम है। हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल और एरर लर्निंग भी इसे कहा गया है। ठीक है, कि बच्चा जो है वो ट्रायल करता है, एरर करता है, और तब वो सीखता है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है वो क्या अपना वो दिया, क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो इनका एक्सपेरिमेंट ये था, कहानी की तरीके से ही समझिएगा, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं इन्होंने किए हैं बहुत सारे जानवरों पर, सारे नहीं पढ़ाए जा सकते, सारे तो नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन कुछ कुछ हैं जो पढ़ाए जा सकते हैं, तो हम उनके बारे में जान लेंगे। उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इनके जो लर्निंग है, थॉर्नडाइक ने जो अपनी लर्निंग बताई है उसमें इन्होंने क्या बताया है, उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं कि जो सीखना है, लर्निंग टेक्स प्लेस इन सेम मैनर इन एनिमल्स एज वेल एज मैन। सीखने की प्रक्रिया ये कहते हैं चाहे पशु में हो चाहे मनुष्य में हो, क्या होती है? समान होती है। ठीक है, दूसरा ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, लर्निंग इज़ इंक्रीमेंटल एंड नॉट इनसाइटफुल। ये क्रमोत्तर होती है, सूझ से नहीं होती है, क्रम से होती है, स्मॉल सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं, उससे होती है लर्निंग, है ना। अचानक से नहीं कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि आपके सामने अचानक से कोई चीज़ हुई और आपने लर्निंग कर ली, ऐसा नहीं होता है। फिर ये कहते हैं लर्निंग इज़ नॉट मीडिएटेड बाय थिंकिंग और रीजनिंग। सीखने में चिंतन और विवेचन का कोई स्थान नहीं होता है, आप चिंतन और विवेचन करके नहीं सीखते हैं। ये इनकी सीखने की कुछ विशेषताएं हैं। इसके बाद हम इनके बिल्ली के एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बिल्ली जो थी वो एक बिल्ली थी, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी, है ना। भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या किया, एक पज़ल बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक, उस पज़ल बॉक्स के अंदर एक सिटकनी लगी थी, एक नॉब लगी थी, जिसको जब दबा देंगे तो दबा कर गिरा देने से दरवाज़ा क्या होगा, खुल जाएगा, और दरवाजे के बाहर भोजन रख दिया था, वो बिल्ली को मिल जाएगा। ठीक, सिंपल सा है, कोई इसमें कोई वो नहीं है भाई। एक बिल्ली है, वो एक बॉक्स में बंद है, सिटकनी खोलनी है, बाहर खाना रखा है, भूखी है, उसे खाना मिल जाएगा। तो पहले ट्रायल में बिल्ली ने क्या किया, बॉक्स को अंदर से जब रखा तो वो बहुत ही, क्योंकि भाई भूखी थी, खाना दिख रहा था, उछल रही है, कूद रही है, नकोट रही है, बॉक्स को किस तरीके से खुल जाए सब हर तरीके से बॉक्स पर मार रही है वो, बट वो किसी तरीके से नहीं खुलता है। लेकिन अचानक से उस बार उसका जो पंजा है वो सिटकनी पर पड़ा, जिस वजह से वो सिटकनी जो थी वो नीचे हो गई, दब गई, और दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला बिल्ली बाहर निकली, उसने भोजन कर लिया। ये तो भाई पहला प्रयास था। बाद के प्रयासों में क्या किया गया,
यही काम किया गया, कुछ अलग नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे ये देखा गया कि जैसे पहली बार में वो जितना परेशान थी, इतना समय उसने लगाया उस चीज़ को फाइंड आउट करने में, सोचने में, समझने में कि भाई सिटकिनी होगी, है ना, सिटकिनी होगी, खोल लेते हैं, मिल जाएगा खाना, ठीक। लेकिन जैसे जैसे बार बार जब हम उसको करते गए तो जो गलत अनुक्रिया थी, जो नोचना और गुस्सा करना, ये सारी जो चीज़ें थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। आखिरी के बाद के प्रयासों में हम देखते गए कि जो बिल्ली थी उसको समझ में आ गया कि ये जो बक्सा है इसमें एक सिटकिनी है, जिस पर मैं अपना पैर पंजा जब मारूंगी वो सिटकिनी नीचे होगी और दरवाज़ा खुल जाएगा। तो धीरे धीरे उसने ये चीज़ सीख ली, ठीक है। बहुत सारे ट्रायल किए और उन ट्रायल्स में उसने क्या किया, धीरे धीरे ये चीज़ें सीख ली। अब क्या हुआ, जो गलत अनुक्रिया वो पहले कर रही थी वो कम हो गई, अब वो क्या होने लगा, सही अनुक्रिया करने लगी। और उसको पहले उसे ज़्यादा प्रयास लगे, बाद में कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ठीक। तो इस तरीके से बिल्ली ने जो है वो सीख लिया। तो थॉर्नडाइक का ये कहना है जिस तरीके से बिल्ली के साथ ये चीज़ें हुई वैसे ही इंसान के साथ चीज़ें होती। जब आप बार बार किसी चीज़ को करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ ट्रायल्स के बाद आप वो चीज़ अपने आप ही सीख लेते हैं कि भाई ऐसे होता है ना। आप स्वचालित, ऑटोमेटिक या मैकेनिकल चीज़ें हो जाती हैं, आप अपने आप जो है आपके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप उन चीज़ों को सीख लेते हैं, ठीक है। ये था इनका थॉर्नडाइक का नियम, है ना। आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें लगता है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है, जो इनका एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सपीरियंस नहीं, जो एक्सपेरिमेंट है वो अब आप उसको अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बेसिक अगर वो याद करने बैठेंगे तो फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, है ना। तो ये याद करने वाला कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक। अब बात करते हैं कि इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भाई ये हैं कि थॉर्नडाइक का मत ये था कि जो क्लासरूम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एकदम परिभाषित होने चाहिए, ठीक है। और जो शिक्षार्थी हैं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी पहुंच के भीतर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि वो छात्रों की जो क्षमता है उनसे बाहर हैं। उसके बाद उन उद्देश्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट देना चाहिए और जब भी शिक्षार्थी को उनके सामने वो चीज़ें प्रस्तुत की जाए, वो उनके सामने जब अगर शिक्षार्थी सही रिस्पॉन्स करे तो उसकी प्रशंसा की जाए। इस तरीके से वो सेटिस्फाइड होगा और चीज़ें सीख जाएगा। फिर वो ये कहते हैं कि कक्षा के जो शैक्षिक वातावरण है उसको ज़िंदगी के वातावरण से यथासंभव रखना चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स जो सीख रहा है बच्चा वो रियल लाइफ में तभी ट्रांसफ़र हो पाएंगे जब दोनों परिस्थितियां समान हों, हैं। अब अगर आपको इस तरीके से सिखाया गया और आप बाहर जब आप गए तो इस तरीके से नहीं हो पाया। बिल्ली को अपने बक्से में बंद करके ये चीज़ें ट्रेन किया, बाहर बिल्ली कहीं भी कभी भी फंसेगी तो वो यही फार्मूला अपनाएगी कि भाई ऐसा कुछ होगा, इस तरीके से करेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी वही चीज़ें सिखाएं जो उनकी रियल लाइफ से रिलेट हो सकें, जिससे बाद में वो उनका सॉल्यूशंस निकाल सकें। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो प्रेरणा लेने वाले जो शिक्षक हैं वो कक्षा में एक धनात्मक नियंत्रण का सहारा लेंगे, ऋणात्मक दंड से नहीं, पुरस्कार से काम चलाएंगे, क्योंकि पुरस्कार से बच्चा सीखेगा, दंड से नहीं सीखेगा, ठीक। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जो कक्षा में कुछ खास विषय हैं, है ना, जिनका स्वरूप जटिल है, जैसे फिज़िक्स है, मैथ्स है, तो उसको अधिक पढ़ाने पर बल नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि कठिन विषयों का पठन पाठन करने से मस्तिष्क जो है वो इतना ट्रेंड हो जाता है कि सरल विषयों को तुरंत आप अपने आप ही सीख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप कठिन विषय सीख लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि आपको सरल विषय जो हैं वो आते होंगे, ठीक। ये उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे उन्होंने ये कहा कि गणित पढ़ाते समय कुछ नियम है उनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले आप उन परिस्थितियों के बारे में जानें जो छात्रों को ज़्यादा परेशान करती हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये निश्चित करें कि कौन सी जो है वो सही अनुक्रिया आप किस तरीके से सिखाएंगे, या किस तरीके से जो है वो क्या अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया सीखते समय कोई छात्र गलत अनुक्रिया ना सीख ले, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, ये इस थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताई हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन चाहे आपकी कोई भी थ्योरी होगी सब में इम्पॉर्टेंट रहेगा, इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा, बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं। थॉर्नडाइक के जो लर्निंग के लॉज इन्होंने दिए हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये आपने पढ़े भी होंगे, कई बार देखे भी होंगे कि ये पूछे ही जाते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं तो भी छोड़िए, ठीक। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये क्या हैं, कौन कौन से लॉ इन्होंने बताए हैं, ठीक। तो पहला लॉ, इन्होंने 3 ही लॉ हैं इनके, है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा, 3 ही लॉ हैं। 3 ही लॉ के बारे में थॉर्नडाइक बात करते हैं, ठीक है। गहने हैं, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। थॉर्नडाइक अगर लिखा है या सीखने के नियमों की बात हो रही है तो वो 3 ही हैं: तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट प्रभाव का नियम, ठीक। ये 3 नियम हैं इनके एकदम फिक्स वाले, ठीक। अब हम देखते हैं तत्परता का नियम क्या है। तत्परता का नियम ये कहता है कि जो सीखने वाला व्यक्ति है वो किन किन परिस्थितियों में जो है वो संतुष्ट रहते हैं और किन किन परिस्थितियों में वो एकदम खींच ना अनॉयंस बिहेवियर उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने तत्परता का नियम को बताया है। कैसे बताया है इसको हम देखते हैं। 3 परिस्थितियाँ उन्होंने बताई, जैसे जब हमको कोई कार्य करने के लिए मिला, ठीक, और हम उस कार्य को करने के लिए एकदम तत्पर थे, एकदम रेडी थे, ठीक है, तो क्या होगा, वो कार्य भाई बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि हम तो रेडी थे, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग था। अब किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए जो वो तत्पर है, रेडी है, और उसे वो कार्य करने के लिए दिया जाता है तो उसमें सेटिस्फेक्शन आता है। इसका अगर हम उल्टा कर दें, आपने किसी कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहते हैं और वो कार्य आपको नहीं करने दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि आपको ही ये काम करना है, लेकिन हम आते हैं और आपसे कहते हैं तुम रहने दो, तुम करो, तो वहाँ पर खींच उत्पन्न होती है कि हम तो हमेशा करते हैं, मैम को भी पता है कि ये हम ही करते हैं, फिर भी मैम ने उससे करा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, खींच उत्पन्न होगी। तीसरा है जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं रहता। अब जो दूसरा बच्चा जिससे हमने कह दिया, उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ये काम करना पड़ेगा, तो वो तैयार नहीं था, तो भी उसमें खींच उत्पन्न होगी। भाई वो कहेगा कि जब हम मैम को पता है वही करते हैं तो हम क्यों करें, हमको क्यों कहा मैम ने, क्यों ऐसा करती है, नहीं समझ में आता है, ठीक। तो तत्परता का नियम क्या बताता है, जब आप किसी काम को करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो आपको उस काम को करने से सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब आपकी इच्छा के विपरीत आपसे कोई काम कराया जाता है तो खींच उत्पन्न होती है। अब शैक्षिक दृष्टि से किस तरीके से महत्वपूर्ण है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से अगर हम बात करें तो इस तरीके से है कि भाई शिक्षक को पहले बालक की जो एप्टीट्यूड है ना, जो अभिरुचि है, जो अभिक्षमता है, उसके बारे में पता कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी तत्परता का सही ज्ञान हो सके। दूसरा ये है कि शिक्षक को बालक की तत्परता के अनुरूप शिक्षण देना चाहिए। उन्हें अपने अध्यापन कार्य में उन विषयों पर अधिक बल डालना चाहिए जिनकी ओर या जिन विषयों को सीखने में बालक की तत्परता है, ठीक है, उसका रुझान है। ऐसी परिस्थिति में बालक में क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा और वो लंबे समय तक उन चीज़ों को बहुत अच्छे से धारण कर पाएगा, अच्छे से सीख पाएगा। दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है, अभ्यास का नियम जो है वो इस बात पर आधारित है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे, है ना। अभ्यास का नियम तो यही बताता है कि जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस का जो संबंध है वो मजबूत होगा। आपने मैथ्स में एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका एक सॉल्यूशन, अब आपने उस तरीके के 10, 12, 50, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो वो हमेशा आप कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे ना, इसमें कनेक्शन एक स्थापित हो गया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस व्याख्या से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जब हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सीख जाते हैं, ठीक। और अगर हम दोहराना बंद कर देते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिसयूज़ कहते हैं कि भाई हम भूल गए। लॉ ऑफ यूज़ जब आप उसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है कि भाई शिक्षक को चाहिए कि वे छात्रों को कक्षा में अधिक से अधिक बार पाठ को दोहराने दें, ठीक, जल्दबाजी ना करें। जो विषय उसने अधिक दिनों तक याद किए, शिक्षक को चाहिए बीच बीच में उन विषयों को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें ताकि बच्चा भूल ना जाए, ठीक। ये कहकर आगाह कर देना चाहिए कि यदि छात्र सीखे गए विषय को बीच में नहीं दोहराएंगे तो भाई वो भूल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो बच्चों में प्रैक्टिस भी बनी रहेगी, एक्सरसाइज भी बनी रहेगी और वो पढ़ते रहेंगे। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या कहता है, प्रभाव का नियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रभाव का नियम ये कहता है कि किसी कार्य या अनुक्रिया का प्रभाव व्यक्ति में संतोषजनक होता है या तो भाई अनोइंग होता है, या तो आप सेटिस्फाइड होते हैं तो खींच उत्पन्न होती है, ठीक। तो
यदि व्यक्ति को रिस्पॉन्स के बाद रिवॉर्ड मिल रहा है तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, भाई रिवॉर्ड का ये इफ़ेक्ट पड़ेगा कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अगर पनिशमेंट मिल रही है तो भाई खींच उत्पन्न होगी। तो लॉ ऑफ इफ़ेक्ट क्या है, किसी अनुक्रिया को व्यक्ति तब बहुत जल्दी सीख जाता है जब अनुक्रिया करने के बाद उसे संतोषजनक प्रभाव मिलता है, सेटिस्फाइंग रिजल्ट मिलते हैं, तब हम उस चीज़ को जल्दी सीख लेते हैं बजाय इसके जब हम उसको पनिशमेंट देते हैं। ठीक, तो थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रभाव के नियम में बाद में संशोधन किया और ये बताया कि पुरस्कार तथा दंड का प्रभाव बराबर या एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होता है। पुरस्कार से क्या होता है, किसी अनुक्रिया को करने की संभावना अवश्य बढ़ जाती है, और दंड से क्या हो जाती है, जो संभावना है वो, लेकिन ये भी चीज़ है कि दंड से किसी अनुक्रिया को दोहराने की संभावना कम नहीं होती। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार होता है कि दंड मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, आपको हर्ट हो जाता है, आपको बुरा फील लगता है, आप उस चीज़ में एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ये हर बार नहीं होता है ना। तो ये चीज़ है कि पुरस्कार से जल्दी सीखता है, लेकिन ये कह देना कि हर बार दंड से कमज़ोर हो जाता है तो दंड से कमज़ोर नहीं होता है, ये बाद में उन्होंने अपने नियम में संशोधन किया। ठीक, इसे संक्षेपित प्रभाव का नियम कहा गया। इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ये थे कि जो शिक्षक हैं वो कक्षा का वातावरण डरावना ना बना कर रखें, ऐसा बना कर रखें कि छात्र अधिक से अधिक सीखने के लिए खुश हों, एक्साइटेड हों। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए बच्चों में। ठीक, शिक्षकों को चाहिए कि वो पाठ्यक्रम को या अध्ययन किए जाने वाले विषयों को एक से ऐसे क्रम में व्यवस्थित करके छात्रों के सामने उपस्थित करें जिससे उनकी रुचि बनी रहे। ठीक, ये जो थे मेन नियम थे, जो कि 3 थे। इसके बाद हैं सेकेंडरी लॉ। ठीक, सेकेंडरी लॉ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में रखें, वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है और सेकेंडरी लॉ जो हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकेंडरी लॉ हैं उनके बारे में। थैंक यू, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।